सिमरन की शादी कमल से होती है। कमल एक नेवी अफसर था, जिस वजह से कमल साल में 6 महीने तो घर से बाहर ही रहता था। ऐसे ही शादी के कुछ दिन बाद जब वो वापस नेवी ड्रेस पहनकर ड्यूटी पर जाने लगता है तो सिमरन उससे कहती है, सुनिए, जाना जरूरी है क्या? अब मेरा मतलब है, अभी अभी तो हमारी शादी हुई है। सिमरन, तुम एक नेवी ऑफिसर की पत्नी हो। जितना जरूरी तुम और मेरा परिवार मेरे लिए है, उतना ही जरूरी मेरा देश भी मेरे लिए है। हाँ भाभी, और वैसे भी हम सब हैं ना आपके साथ। देखो, मैं नहीं रहूंगा, लेकिन यहां सब हैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। कमल ड्यूटी पर चला जाता है, लेकिन वो हर 6 महीने में अपने घर आता था। उन दिनों वो सिमरन की जिंदगी को खुशियों से भर देता था। ऐसे ही उनकी शादी को 7 साल बीत जाते हैं। इस दौरान उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम अनु था और वो 5 साल की हो चुकी थी। कमल अच्छा कमाता था, उसी की कमाई से सारा घर चलता था। लेकिन एक रोज खबर आती है कि कमल की ब्रेन हेमरेज की वजह से मौत हो गई। एक ही पल में सिमरन की सारी जिंदगी पलट गई। पति की मौत के बाद उसकी हैसियत अपने ससुराल में एक नौकरानी से ज्यादा की नहीं रही। अरे ओ करम चली, और कितनी देर लगेगी नाश्ते में? अरे जल्दी जल्दी हाथ चला। देखा माँ, भाई के जाने के बाद तो जैसे भाभी को आपका डर रहा ही नहीं। अपने छोटे बेटे के भड़काने के बाद उर्मिला गुस्से में रसोई में जाती है, जहां रसोई में जमीन पर बैठी अनु अपनी माँ से कहती है, माँ माँ बहुत भूख लगी है, एक रोटी दे दो ना। नहीं मेरी बच्ची, जब तक मैं दादी और चाचू को खाना नहीं दे देती तब तक हम दोनों खाना नहीं खा सकती। दे दो ना माँ, पेट में भूख के मारे दर्द हो रहा है। अपनी बच्ची को यूं गिड़गिड़ाते देख सिमरन उसे एक रोटी दे देती है। तभी वहां उसकी सास आ जाती है। वाह रे कलमुही, हम तब से वहां भूखे बैठे हैं और तू अपनी बेटी को रोटी ठुसा रही है। मेरे बेटे को तो तू खा ही गई, अब क्या हमें भी भूखा मारना चाहती है? मुझ पर ऐसा इल्जाम मत लगाइए माँ जी, ये तो मेरा दिल ही जानता है कि पति को खोने के बाद मैं कैसे दिन काट रही हूं। ज्यादा जुबान मत लड़ा, और तू भुक्खड़ कहीं की कुछ देर सब्र नहीं कर सकती थी? हाँ, ला ये प्लेट इधर दे, जब तक हम नहीं खाएंगे तुझे भी खाना नहीं मिलेगा। सिमरन सबको खाना देती है और आखिर में बचा खुचा खाना अपनी बेटी के साथ जमीन पर बैठकर खाती है और अपने पुराने दिनों की यादों में खो जाती है। सिमरन, अपनी आंखें बंद करो और इधर आओ। सिमरन आंखें बंद करती है तो कमल उसके गले में सोने का हार पहनाता है, जिसे देख सिमरन कहती है, आप इतना खर्चा क्यों करते हैं जी? इसकी भला क्या जरूरत थी? लो भला, औरों की पत्नियां तो अपने पति का खर्चा करवाती हैं, और तुम हो कि उल्टा मुझे डांट रही हो। और वैसे भी बहू रानी हो तुम इस घर की, तो रानी की तरह बनाकर भी तो रखना पड़ेगा ना। सही तो कह रहा है मेरा बेटा। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए जो तुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला है। हाँ माँ जी, मैं बहुत खुश नसीब हूं। तभी सिमरन के कानों में उसकी सास की आवाज गूंजती है और वो ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाती है। अरे कहां मर गई बहू? जी माँ जी। अगर पेट भरकर ठूस लिया हो तो जरा मेरे पैर दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है। जी माँ जी। सिमरन अपनी सास के पांव दबाने लगती है। ऐसे ही समय बीतता है और उर्मिला का छोटा बेटा रोहन अपने ऑफिस की लड़की श्वेता को ब्याह कर घर ले आता है। अपनी कमाऊ बहू को देख उर्मिला बहुत खुश होती है। श्वेता नौकरी करने वाली लड़की थी, इसलिए वो घर के किसी भी कामकाज में हाथ नहीं बटाती और ना ही उर्मिला की कोई बात मानती। सारा काम बेचारी सिमरन अकेले ही करती थी, लेकिन श्वेता पैसे कमाती थी, यही जानकर उर्मिला खुश थी। मेरी प्यारी लक्ष्मी बहू ऑफिस से आकर थक गई होगी ना? ए विधवा बहू, जा मेरी छोटी बहू के लिए कॉफी बनाकर ले आ। इस तरह बेचारी सिमरन अब सबके साथ साथ अपनी देवरानी की भी नौकरानी बनकर रह गई। मेरी माँ सच ही कहती थी, पति के बिना ससुराल ससुराल नहीं रहता। एक रोज अचानक उर्मिला को पैरालिसिस का अटैक पड़ जाता है और उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। अब वो पूरी तरह बिस्तर पकड़ लेती है। इस दौरान सिमरन अपनी सास की खूब सेवा करती है। खाना खिलाना से लेकर हर काम वही करती।
जबकि श्वेता अपनी सास की ऐसी हालत देखकर उस घर से निकल जाना ही बेहतर समझती है और वो अपने पति के साथ एक अलग घर में रहने चली जाती है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगी। हाँ दादी, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। बिस्तर पर पड़ी उर्मिला कुछ बोल तो नहीं सकती थी, लेकिन वो सब देख सुन सकती थी। उसको अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कमल की पेंशन आती थी जिससे उसके घर का गुजारा चलता था। उन्हीं पैसों से सिमरन अपनी सास का इलाज करवा रही थी, साथ ही उनकी खूब सेवा करती थी, जिससे कुछ ही दिनों में उर्मिला पूरी तरह ठीक हो गई। सिमरन बहू, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुझ पर और अपनी पोती पर इतने अत्याचार किए। मुझे हीरे को पहचानने में भूल हो गई बहू, मुझे माफ कर दे। नहीं माँ जी, आप माफी मत मांगिए। आप तो मेरे स्वर्गीय पति की माँ हैं और उनके जाने के बाद मेरा फर्ज है कि मैं आपकी देखभाल करूं। जीती रहे बहू। आज मेरा सगा छोटा बेटा अपनी पत्नी के साथ अपनी बीमार माँ को छोड़कर चला गया, लेकिन तूने मेरी सेवा करके मुझे फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। मैं सदा तेरी एहसानमंद रहूंगी। अनु मेरी पोती, तेरी ये दादी अब तुझे खूब प्यार करेगी और तुझे स्कूल में पढ़ने भेजेगी। उर्मिला अब सिमरन और अनु को खूब प्यार करती है। अनु अब स्कूल जाने लगती है। तीनों आपस में मिलकर खुशी खुशी रहने लगती हैं। मेघना श्यामलाल और सुजाता की इकलौती औलाद थी, इसलिए वो लाडली भी थी। उसके पिता श्यामलाल किताबों की दुकान चलाते थे। मेघना भी अपनी पढ़ाई पूरी करके अब अपने पिता के साथ ही दुकान पर बैठती थी। मेघना बेटी, ला तेरे बालों में तेल लगा दूं? कितने दिन हुए तूने सिर की मालिश भी नहीं करवाई। लंबे बाल रखने का शौक है, पर तेल भी तो लगाया कर। माँ, तुम हो ना मेरे बालों की देख रेख करने वाली, तो मुझे क्यों चिंता होने लगी? अच्छा, ससुराल चली जाएगी तो खुद से ही अपने सारे काम करने होंगे तुझे। क्या माँ, मैं तो वहां भी तुम्हें ही ले जाऊंगी। अगले दिन मेघना के पिता दुकान की किताबें और स्टेशनरी खरीदने बड़े बाजार चले जाते हैं। मेघना दुकान पर बैठी होती है। जी, मुझे एक फाइल मिलेगी, बड़ी ऑफिस फाइल। जी, ये 60 रुपए और ये 80 रुपए वाली है। ये 80 रुपए वाली दे दीजिए। ये इस तरह से पेपर नहीं लग पाएंगे, रुकिए मैं आपको पेपर पंचिंग मशीन देती हूँ। थैंक यू वेरी मच, वरना कोई इतनी मदद नहीं करता। वैसे मेरा नाम राजीव है, क्या आपका नाम जान सकता हूँ? जी, मेरा नाम मेघना है। धीरे धीरे मेघना और राजीव दोस्त बन गए और अक्सर एक दूसरे को वक्त देने लगे। और फिर एक दिन, मेघना, विल यू मैरी मी? हाँ राजीव, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। राजीव और मेघना अपने परिवारों में बात करते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। मेघना अपने ससुराल आती है। राजीव के परिवार में राजीव के अलावा उसके माता पिता और छोटे भाई बहन थे। रिचा, अपनी भाभी को कमरे में ले जा। जी क्या? मैं अभी और इसी वक्त आता हूँ। अच्छा रुकिए, मैं आता हूँ। राजीव, अभी इस वक्त कहाँ निकल रहे हो? बेटा, आज तो तुम्हारी शादी हुई है और बहू को यूं अकेले छोड़कर जाना जरूरी है क्या? माँ, ऑफिस में कुछ वर्कर्स दंगे पर उतर आए हैं, तो मेरे बॉस ने मुझे अर्जेंट बुलाया है। अब नौकरी में तो ऐसा ही होता है ना माँ, मुझे जाना होगा। मैं मेघना को समझा दूंगा, वो समझदार है। मेघना, मुझे थोड़ी देर के लिए ऑफिस जाना होगा। वर्कर्स स्ट्राइक करके ऑफिस में अपनी मांगों को लेकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। जैसी ही बात सुलझेगी मैं आ जाऊंगा। मुझे भी बुरा लग रहा है ऐसे तुम्हें अकेला छोड़कर जाते हुए। कोई बात नहीं राजीव, पहले काम जरूरी है। मेघना राजीव को जाते हुए देखती है और कहती है, राजीव सुनो, जल्दी आना। राजीव ऑफिस चला जाता है। अरे माँ, राजीव भैया कहाँ गए? राजीव के ऑफिस में कुछ मजदूरों ने दंगा कर दिया है, इसलिए उसे जाना पड़ा। राजीव ऑफिस पहुंचता है, वहां पर वर्कर्स दंगा कर रहे होते हैं। अरे मोहन, सुरेश, ये क्या तरीका है मांगे पूरी करवाने का? इसे मारो, सबसे पहले तो ये मालिक का चहेता है, इसे मारो मारो मारो। सब वर्कर राजीव पर डंडे बरसाने लगते हैं। राजीव के सिर पर चोट आती है और वो वहीं मर जाता है। सारे वर्कर डर जाते हैं। अरे मालिक की गाड़ी आ गई, भागो भागो। राजीव, ये क्या हुआ? राजीव सर, ये तो मर चुके हैं।
हमें ये बुरी खबर राजीव के परिवार को देनी होगी। बॉस राजीव के घर फोन करके राजीव के मरने की खबर देता है। अब ये नहीं हो सकता, मेरा राजीव नहीं नहीं। पिता का फोन हाथ से छूट जाता है। वो बड़ी मुश्किल से सबको ये बात बताता है। मेरा राजीव, ये क्या हो गया? हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई? भैया, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? कुछ देर बाद मोहित रोता हुआ राजीव की लाश को घर ले आता है। मेघना तो बिल्कुल शांत हो चुकी थी, मानो उसकी जिंदगी रुक गई हो। राजीव, आप मुझसे वादा करके गए थे कि जल्दी वापस आओगे। आपने वादा तोड़ दिया राजीव, आपने वादा तोड़ दिया। मेघना के माता पिता भी आ जाते हैं। पूरा माहौल सदमे में आ जाता है। राजीव का अंतिम संस्कार हो जाता है। बहन जी, क्या कुछ दिनों के लिए हम मेघना को अपने साथ ले जा सकते हैं? जी ले जाइए, कुछ दिन इसका मन बहल जाएगा। माँ, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यही राजीव की यादों के सहारे रहूंगी। तभी राजीव की बुआ दादी कुछ औरतों के साथ आ जाती है। आशा, ये क्या हो गया? राजीव कितनी छोटी उम्र में चला गया। अब रीति रिवाज के मुताबिक मेघना बहू को राजीव की विधवा बनकर रहना होगा। पर बुआ दादी, मुझे ये सब कुछ नहीं पता, तभी तो इन विधवाओं को लाई हूँ। ये मेघना को सब कुछ समझा देंगी। माँ, ये सब करना क्या जरूरी है? माँ, भाभी के साथ ये सब क्या हो रहा है? ये आजकल के बच्चे हमें बताएंगे रीति रिवाज। चलो, तुम लोग मेघना को सफेद साड़ी पहना लाओ, फिर इसके सिर के बाल उतरवाने हैं। माँ, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। भैया के जाने की इतनी बड़ी सजा, इसमें इनकी क्या गलती है? आशा जी, मेरी बच्ची के बाल मत उतरवाइए, मेरी बच्ची ये सहन नहीं कर पाएगी। सब लोग चुपचाप मेघना के साथ होते अन्याय को देख रहे थे। मेघना को सफेद साड़ी पहनाकर चौकी पर बिठा दिया जाता है। नाई मेघना के बाल उतारने के लिए उस तरह निकालता है। बुआ दादी, क्या ये सब जरूरी है? अभी इसकी उम्र ही क्या है? अब किस्मत ही फूटी हुई है इसकी। विधवा योग था तो अब पूरी जिंदगी विधवा बहू बनकर ही रहना होगा। मेघना रोए जा रही थी। सब लोग उसके साथ ये सब होता देख रहे थे, पर कोई भी उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहा था। मेरी बच्ची मेघना, भाभी। मेघना बिल्कुल मायूस हो चुकी थी। उसके आंसू सूख रहे थे। उसकी किस्मत का फैसला भगवान के हाथ में था। तभी मोहित तेजी से मेघना की तरफ जाता है और उसका हाथ पकड़कर घर के मंदिर की तरफ ले जाता है और मंदिर में रखे सिंदूर को मेघना की मांग में भर देता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। ये क्या अनर्थ कर दिया इस लड़के ने? विधवा बहू से शादी कर ली। चलो चलो यहाँ से, कैसे पापियों का घर है। मेघना मोहित को चाटा लगा देती है और कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। आशा, कहीं ना कहीं मोहित ने जो किया है वो ठीक ही तो है। मेघना से शादी करके मोहित ने मेघना की जिंदगी में फिर से रंग भर दिए हैं। अभी उस बेचारी ने देखा ही क्या है। शायद आप ठीक कह रहे हो जी, हम भी तो ये सोच सकते थे, पर पुराने रीति रिवाजों के पल्ले में बंद कर आज एक बहू के साथ अन्याय कर रहे थे। मेघना, मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ राजीव की यादें तुम नहीं भुला सकती, पर तुम्हें इस हालत में देखकर राजीव की आत्मा भी दुखी होगी। सब लोग मिलकर मेघना को समझाते हैं और मोहित के फैसले की सराहना करते हैं। मेघना की जिंदगी में फिर से एक बार रंग भर जाते हैं। एक विधवा बहू की शादी करके खुशियां मेघना की जिंदगी में फिर से दस्तक देती हैं।